नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में इन दिनों धमकियों पर धमकियां मिलने का सिलसिला चल रहा है। कभी हाईकोर्ट से लेकर किसी जिले की सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, तो कभी किसी दूसरे सरकारी भवन को। कुछ ऐसा ही आलम आज एक बार फिर से देखने को मिला, जब राजस्थान विधानसभा से लेकर राजस्थान हाईकोर्ट और जयपुर जिले की सेशन कोर्ट से लेकर बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते से लेकर डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। इन परिसरों को खाली करवाकर सर्च चलाया गया और आखिरकार कुछ नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट को इससे पहले 6 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी के साथ 17 मार्च को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई। इधर विधानसभा को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ विधानसभा पहुंच गए और धमकी के बहाने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध डाला। तो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ऐसी धमकियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस के हाथ खाली रहने की वजह आखिर क्या है, साथ ही ऐसी धमकियों को लेकर सियासत होना कितना लाजमी है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और उसके बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री खुद को धमकी मिल रही है 3-4 बार, मुख्यमंत्री खुद को भी, तो कोई बचे नहीं। कलेक्ट्रेट नहीं बचा है, हाईकोर्ट नहीं बचा है, मुख्यमंत्री खुद नहीं बचे हैं, तब भी कोई चिंता ही नहीं है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? हमारे राज्य का मुख्यमंत्री खुद धमकी का शिकार हो रहा है और उनकी पुलिस पकड़ नहीं पा रही किसी को। मुख्यमंत्री खुद को, हाईकोर्ट को, लोअर कोर्ट को, कलेक्ट्रेट को, क्या बच गया बताइए आप? लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति वो तो पूरी बिगड़ी हुई है। देख रहे हो ना क्या क्या नहीं हो रहा है। छेड़खानी भी हो रही है, रेप भी हो रहा है, डकैती हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। पूरा कोलैप्स हो गया ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राजस्थान के अंदर। ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से जनता में असंतोष, भ्रामिक एक माहौल खड़ा करने का जो किसी इस तरह के तत्वों का सोच है, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगाना चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ में नेम सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं राजस्थान पुलिस सेवा के। साथ ही राजेश कटारा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही रीमा सैनी जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अशोक जी आपके साथ करना चाहूंगा। आपकी पार्टी की सरकार है राजस्थान के भीतर, और जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार धमकियां मिल रही है, उसके बाद में सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ये लगातार सवाल अब कांग्रेस पार्टी आप लोगों से पूछ रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधानसभा पे पहुंच गए थे। देखो व्यास जी, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर या पूरे भारतवर्ष में हम बात करें, यदि साइबर अपराध है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने देखिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए कई कानून बनाए। पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए राज्यों की, उनको स्वायत्तता दी और कानून के माध्यम से दी, और जो हो सकते सारे काम किया। जहाँ तक आपने प्रदेश राजस्थान की बात करी है, भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान से पूर्ववर्ती, आप सरकारों में देखेंगे किस प्रकार से साइबर जो अपराध थे, उन अपराधों को कोई रोकथाम नहीं थी। मुख्यमंत्री जी अभी खुद कह रहे थे कि सुरक्षित नहीं है, वो नहीं है। कई बार उनके समय भी कई ऐसे फ़ोन आया करते थे और कई लोगों को धमकियां मिलती थी, उसके अंदर कई लोग शामिल भी होते थे, उनको पकड़ा भी होगा। और मुख्यमंत्री जी के समय भी ऐसा हुआ कि जेल से आए, लेकिन उसके बाद में उनको पकड़ा भी गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और प्रोसिक्यूशन भी चल रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट हो या विधानसभा की बात हो, अब ईमेल के माध्यम से कोई कहीं बैठ करके बाहर, जो विदेश में बैठ करके कोई करता है, तो उसका लॉगिन का मालूम करना, कि जो भेजेगा उसका एड्रेस पूरा गायब हो जाता है, कौन भेज रहा कौन भेज रहा। आप मान सकते हैं कि जांच एजेंसियां इतनी उनके पास वो कर नहीं सकती हो। सर, ये पूरे विश्व की बात है। को आज 6ठी बार धमकी मिली है। मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में है। कुछ देश हैं उसको वो ट्रेस कर पाए, वो ट्रेस नहीं कर पाए। क्या जांच एजेंसियां, चाहे लोकल हो चाहे सेंटर की हो, या नहीं करती, नहीं क्या करती, किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से किया, टेलीफोन के माध्यम से किया, मैसेज के माध्यम से किया, उनको ट्रेस किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब जहां तक जैसे ईमेल आ गया, ईमेल आने के बाद में एक तो अवसर यह हुआ कि क्या सडनली आप कोर्ट परिसर या विधानसभा परिसर उसको खाली कराया जाएगा।
खाली कराए जाएंगे, उन स्पोर्ट्स स्थानों पर देखा जाएगा कि वहां पर कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। सर ये तो या सामान्य कोई प्रक्रिया नहीं हो गई है। अशोक जी। नहीं, सामान्य प्रक्रिया नहीं, आप एक प्रशासनिक किस प्रकार से काम करता है मैंने मान लिया, लेकिन इस बात का भी तो जिक्र होना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट को 6 फरवरी को धमकी मिलती है, उसके बाद 17 फरवरी को मिलती है, फिर 19 फरवरी, फिर 20 फरवरी, फिर 17 मार्च और आज 13 अप्रैल। देखो मैं एक आपको मैंने एक भी यार कोई धमकी देने वाले व्यक्ति पकड़ में नहीं आता। देखो आईपी एड्रेस की जांच है जो अक्सर किसी दूसरे विदेशी देशों से आती है, वो क्या उसका वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से एंटीक्रिप्टेड ईमेल सेवाएं होती है, उनको पता करना अभी तक संसाधनों के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं किसी न किसी हो। दूसरा एक और बता दूं आपको, किसी का भी देह हो, क्योंकि उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है किसी देशों की रही हो, उनका ईमेल के माध्यम ओरिजिनल उनका काम क्या, क्यों वो कर रहे हैं ऐसा, उसके आधार पर मैं वापस आ जाता हूं। नेम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत करीब से इन्होंने किया गया और चिन्हित किया गया है। ठीक है नेम सिंह जी, आप तो पुलिस महकमे में लंबे वक्त तक आपने पूरी सेवाएं दी, आपकी दिक्कत कहाँ आ जाती है सर? लगातार धमकियों पे धमकियां मिल रही है, कभी जयपुर में सेशन कोर्ट को मिल रही है, कभी बीकानेर सेशन कोर्ट को आज ही के दिन मिल रही है, राजस्थान हाई कोर्ट को 5 बार पहले मिल चुकी है, 6वीं बार मिल चुकी है, अब विधानसभा भी अछूती नहीं है, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। वजह क्या रहती है सर? सर मेरा इसमें व्यास जी निवेदन ये है कि इसमें जो धमकी दी जाती है वो 2 तरीके से दी जाती है। एक तो जो फर्जी ईमेल है उससे दी जा रही होती है, या फिर वर्चुअल नंबर से धमकी देते हैं। तो प्रश्न इसमें एक है कि जब पुलिस एजेंसी जांच करती है तो उसको जो आईपी एड्रेस के आधार पे उस धमकी देने वाले को पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है। तो समय लगने का कारण ये है कि जिस नंबर से या जहाँ से वर्चुअल कॉल किया जाता है वो निश्चित रूप से अभी जो सर कह रहे थे वो आउट ऑफ इंडिया किसी भी होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो समय पर उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिससे इसमें देरी होती है। पुलिस पूरा प्रयास करती है कि धमकी देने वालों को जल्दी पकड़े, जल्दी लाकर उसको है जो हवालात में डाले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन उसमें थोड़ी धीमी कार्रवाई, मतलब जो एड्रेस और असली जो धमकी देने वाले में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए मेरा निवेदन ये भी रहता है कि थोड़ा कानून सख्त बनाया जाना चाहिए कि हर कोई आजकल है जो शरारती तत्व है जो एक मजे लेने के लिए ईमेल से या वर्चुअल फोन से है जो धमकी दे देता है, और धमकी देने के बाद में है जो निश्चित रूप से पेरेंट्स, जैसे स्कूल को दी जा रही है तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, कोर्ट्स में धमकी देते हैं तो कोर्ट्स के जो पक्षकार है या ऑफिस में बैठने वाले हैं या सभी पक्षकार परेशान होते हैं। तो वो शरारती तत्व, उनका लक्ष्य केवल परेशान करना होता है, निश्चित रूप से परेशान। आपको लगता है कि ये सरकार के स्तर का काम है, सर्विस प्रोवाइडर जल्दी से सूचना दे दे? सर हाँ, करना चाहिए। सरकार को है जो चाहिए कि इनको जल्दी, जो पुलिस जब भी लेटर भेजती है, एक है जो एसपी साहब के मार्फत, या जब भी इनको आईपी एड्रेस के लिए तो कई लंबा टाइम लग जाता है इनको उनकी वो जानकारी उपलब्ध कराने में, तो थोड़ी ये गति फास्ट कर दे सरकार के लेवल पे तो जल्दी सूचना। कानून का क्या प्रावधान है? कानून सख्त होना चाहिए इस पूरे में? सर कानून सख्त होगा तो निश्चित रूप से धमकी देने वाला डरेगा। अभी है जो थोड़ी बहुत सजा के लिए कोई डरता नहीं है, अगर कम से कम 10 साल का प्रावधान होना चाहिए ऐसी धमकी देने वालों के खिलाफ उस कानून के अंदर, और नॉन बेलेबल इसको करना चाहिए इस कानून को। ठीक है, ठीक है। रीमा जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं दिक्कत किस तरीके की आती है ऐसे मामलों के अंदर, या कौन से जो तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी धमकियों को देने में? क्योंकि विदेश में बैठकर कोई मेल भेजता है, यहाँ की पुलिस पता नहीं लगा पाती है, उसकी डिटेल नहीं मिल पाती है। जी, तो इन केसेस में होता क्या है कि अगर आपको कोई मेल भेज रहा है, आपको मेल से धमकी आई है, तो उसमें आप जब कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या जिसमें किसी की जान को खतरा है, उन केसेस में सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की पॉलिसीज होती हैं, जैसे जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, हॉटमेल हो गया, कि वो आपको इमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट में बहुत जल्दी, कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में रिप्लाई करते हैं। अब जब उनसे रिप्लाई आता है आपको, तो उसके बेस पे फिर आगे जो आईपी एड्रेसेस आते हैं, अब आईपी एड्रेसेस के भी 2 केस सिनारियोज हो सकते हैं, या तो वो आईपी एड्रेस इंडिया का ही, किसी भारत के ही किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का हो, या किसी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का हो। अगर फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर का है तो उसमें भी 2 सिनारियोज हैं, या तो पर्सन जो है वो खुद बाहर बैठ के आपको मेल भेज रहा है, या वो एक फॉरेन सर्वर, जिसको वीपीएन, जिसका सर ने अभी जिक्र किया था, उसको इस्तेमाल करके आपको धमकी भेज रहा है। तो जहाँ पे भी हमारा अब्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अब्रॉड की बात आ जाती है, वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन थोड़ी जटिल हो जाती है। उन केसेस में आपको क्या करना चाहिए, इसका एक प्रोसेस होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, जो अगर पुलिस लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है तो उसको साल से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। बट अगर बिकॉज ये केसेस पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, तो ये वाले केसेस जो हैं उन्हें एनआईए को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। एनआईए इस केसेस में थोड़ा जल्दी, कुछ 2 से 3 महीनों में इनका रिप्लाई ला सकती है, जो आपके टाइम पीरियड को शॉर्ट करेगा।
इसके अलावा जो सीबीआई का पोर्टल है भारत पोल जो उन्होंने शुरू करा है, भारत पोल को यूज करके भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उन्हें अप्रोच करना चाहिए जो आपको इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड में हेल्प करता है। तो ये कुछ तरीके हैं और कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं कि चलिए अगर आप नहीं या इसको आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो कुछ केसेस में आप साइबर एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल हम नो हाउस के बेस पे और भी तरीकों से इसको सॉल्व कर जा सकते हैं। ठीक है, निमजी जी आपने सुना, रीमा जी यहाँ पर कुछ जो तरीके हैं वो यहाँ पर वो बता रही हैं कि उन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो हाईटेक जिस तरीके से बता रही हैं चीज़ों को लेकर एनआईए की मदद ली जा सकती है या कोई दूसरे संसाधनों को उपयोग किया जा सकता है। तो क्या ये लेने में, ये सहायता लेने में या जो एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है उसकी कमी देखने को मिलती है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो रहता है सर, लेते ही हैं मदद, तो एक दूसरे की करते ही हैं और मदद ली जानी भी चाहिए। तो संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पाता? हाँ सर, कुछ ट्रेनिंग की कमी की वजह से या ऐसा होता है, लेकिन कोशिश रहती है कि है जो इसको जल्दी शॉर्ट आउट करने के लिए मदद दी जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि एनआईए की मदद ली जा सकती है, 3 से 4 महीने में पूरी जानकारी मिल सकती है, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर लगी रहती है, या फिर केंद्र सरकार के साथ में सहयोग और बेहतर कर लिया जाए? हाँ, कर लेना चाहिए सर, सहयोग लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस में के पास में भी साइबर एक्सपर्ट है, तो 3 महीने का भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ऐसे मामलों में तो 3 महीने में तो दूसरी तीसरी बार धमकी आ रही है वर्तमान में। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को तो जल्दी तलाश करने के लिए हर संभव प्रयास होने चाहिए। ठीक है, राजेश जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कमी कहाँ देखने को मिल सकती है इस पूरे मामले में और क्या सुधार किया जा सकता है? सुधार की बात भी आप बता दीजिए। देखिए दीपक जी, सुधार की बात तब होती है जब सरकार की कोई चेष्टा हो इस मामले में। सरकार की कोई चेष्टा ही नहीं है। खुद राजस्थान का मुखिया दीपक जी, खुद राजस्थान के मुखिया के लिए 3-3 बार धमकी आ जाती है, राज्यपाल के लिए आ जाती है, विधानसभा के लिए आ जाती है, कोर्ट में आ जाती है। तो सरकार कर क्या रही है? क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए है? हर चीज में क्या भ्रष्टाचार बढ़ाने में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? क्या महंगाई बढ़ाने में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? आप बताइए। क्या लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसमें डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? उसमें क्या कुछ नहीं कहते। अब ये एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। भाई एक्सपर्ट की राय आप क्यों ले रहे हो? सरकार कर क्या रही है आपकी? पहले एक्सपर्ट की राय लीजिए आप। कितनी जनता परेशान हो रही है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर बचा हुआ है? सरकार का इकबाल ही खत्म हो चुका जनता का। आप बताइए क्या काम हो रहा है आज राजस्थान के अंदर? और देखिए आप, एक भरतपुर में रूपबास कस्बा है, वहां एक ज्वेलर को लूटा, उसमें गोलीबारी की दीपक जी। उसमें वैसे लोगों को जो बिल्कुल उनका कोई दोष नहीं था, उन लोगों को उठा लिया और 3 महीना तक उनको अंदर रखा। उसके बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो इस तरह की जो कार्रवाई होगी सरकार की, उसमें कोई रुकने वाला नहीं है, कोई भय नहीं है। मुझे बताइए कमी क्या है? कमी सरकार के लेवल पर कहाँ कमी आ जाती है, ये बताइए ना आप जी। सरकार के लेवल पर क्या कमी है, सरकार क्या सुधार कर सकती है, ये बताइए आप। देखिए सरकार को सारे सुधार करने ही पड़ेंगे। ये सरकार जैसे मसलन क्या सुधार हो ये बता दीजिए एक बार। सरकार है, आप करिए ना, रोकिए ना, भय व्याप्त करिए ना, अच्छी कड़ी सजा दीजिए ना, काम करिए ना। मॉर्निंग वॉक करने से सरकार नहीं चलेगी दीपक जी, काम ग्राउंड पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि मॉर्निंग वॉक करके आप एक फोटो डाल दें और लोगों को तो ये ठीक है क्या राजेश जी? ये ठीक है क्या राजेश जी? बागानों में जाकर के चाय राजेश जी, ये सियासत ठीक है क्या कि राजस्थान की विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाए? सुनिए राजेश जी, राजस्थान की विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिल जाए और पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को लेकर सीधे विधानसभा पहुंच जाए, ये सियासत ठीक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की कोई चेष्टा नहीं है। सरकार ज्यादा सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ये सियासत ठीक है क्या कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा को धमकी मिलने के बाद तुरंत बाद में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सीधे विधानसभा पहुंच जाए, बाहर जाकर सरकार को घेरना शुरू कर दें, ये ठीक है? ऐसी सियासत ठीक है? बिल्कुल दीपक जी ठीक है, बोलना पड़ेगा विपक्ष को। कैसे नहीं बोलेंगे? क्या हम इनका साथ दें उस गलत काम में? आप बताइए ना। सरकार नाकाम है, सरकार फेल है, कौन बोलेगा इस बात को? बताइए ना। जनता की कौन सुनता है? आप जनता बिल्कुल त्रायराम हो रही है राजस्थान के अंदर, तो कौन बोलेगा ये तरह की चीजें? बताइए। चलिए ठीक है, आप जवाब देंगे अशोक जी? बिल्कुल सही हो रहा है राजस्थान में। आप देखिए खुद पुलिस की मिली भगत कई जगह सामने आई है। आप देखिए अभी मालवीय नगर में, इसमें कौन सी पुलिस की मिली भगत है? तो कितने दिन तक वो मामला दबाए रखा? इसमें कैसी पुलिस की मिली भगत है सर? राजेश जी थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए आप। इन्होंने कहा कि चेष्टा नहीं करी। आपके 5 साल में कौन सी चेष्टा कर दी? किस्सा कुर्सी का खेल चलता रहा और गहलोत साहब ने अपने लोगों को बेगाना कर दिया
और कहाँ से कहाँ चले सत्ता के लिए, वो तो आपने देखा है। और दूसरा कह रहे हो कानून व्यवस्था तो आपके हमें पता है कैसी व्यवस्था थी, राज अपराधों में कमी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आपका कटारा जी आपका है तो हम बोल लीजिए। एक-एक करके सर, एक-एक करके। यदि सरकार की हम तुलना करेंगे तो दोनों का ही तुलना करके तर्क के आधार पर हम बात करेंगे। आप सुनो तो सुनो, आप सुनना नहीं चाहते क्या? कटारा जी सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। आप आज क्या इस वजह से धमकियां दी जा रही है कि आप अरे सुन तो लीजिए, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है क्या? यहाँ आप बैठ करके स्टूडियो के अंदर आप धमकी दे रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता को बोलने नहीं दे रहे। आप कहेंगे, आप धैर्य से सुनिए ना, सरकार हमें तो हम हमारा उत्तर देंगे ना, आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। बगेंगे नहीं, हम बगेंगे नहीं, बगना काम नहीं है। कांग्रेस बग सकती है, बीजेपी नहीं बगती है, बीजेपी रहेगी। सरकार पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। अरे सुन तो लीजिए, आप तो सरकार से पसंद करोगे, सरकार का उत्तर तो सुन लीजिए। यदि सरकार का प्रवक्ता यहाँ बैठा है तो वो उत्तर देने के लिए तो बैठा है। गरीब के लिए काम कर रही। एक एक करके राजेश जी इन्होंने आपकी बात सुनी है, इनको बोलने दीजिए। राजेश जी 1 मिनट बताइए, आप पूरा करिए अशोक जी। अब मैं, इन्होंने कहा कि एक आप चलो अपने साइबर की एक बात थी, कटारे जी से मेरा खत्म हो जाए तो उनसे पूछना चाहिए आपने कितने थाने खोल दिए? 42 थाने के लगभग पूरे जिले में खोले जाते हैं, राज्य स्तर पर राजस्थान के अंदर एक खोल दिया गया, नंबर दे दिए गए। उसके अलावा जो भी आप 5 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको स्वयं आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, शिकायत आ जाएगी। तो साइबर अपराध के लिए यदि सरकार प्रयासरत है तो इनको लग रहा है कि सरकार क्यों कर रही है। दूसरा आता है वित्तीय धोखाधड़ी के जितने मामले आए, कितने मामले आए, उनमें एफआईआर दर्ज होना और कार्रवाई होना। और पहले एक्सपर्ट नहीं थे, उनकी भर्ती की गई है। 200 को लगभग एसआई की भर्ती के लिए प्रक्रिया अध्ययन है कि साइबर के एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि पहले के जो लोग, जो अधिकारी, जो कर्मचारी यदि पुलिस में भर्ती थे, वास्तव में क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आती है तो उनको नॉलेज नहीं होता। तीसरी बात आती है कि ट्रेनिंग की बात आती है। ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार से सहयोग करके उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस प्रकार से रीमा सैनी जी ने बताया कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी किसी देश के साथ होती है, होने के आधार के ऊपर ही उसके अंदर है तो किसी का ट्रेस किया जाता है ईमेल का, आईपी एड्रेस से। यहाँ आईपी एड्रेस का आ ही नहीं रहा कि कौन कहाँ से कौन क्या कर रहा है। फिर भी जितने भी मामले आते हैं जो धोखाधड़ी से संबंधित है, साइबर अपराध से संबंधित है, जो भरपूर साइड में आ रहे थे, क्या उन मामलों में कमी नहीं आई है क्या? पहले कैसे एक्सटॉर्शन करते थे, पहले आप देखते होंगे आज से 3-4 साल पहले किस प्रकार से कोई भी फोन पर धमकी देता था और कहता था मुझे इतने पैसे चाहिए बंधु बना करके, या बैंकिंग के फ्रॉड होते थे। आज बैंकिंग की फ्रॉड को कम करने के लिए सरकार ने कानून भी लेके आई है, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आई है, लोगों की साइबर एक्सपर्ट की भी लोगों को लेके आई है और अवेयरनेस भी किया है। बैंकों को भी पावर दिया गया है कि आपको किस प्रकार से इस प्रकार के केसों को टैकल करना है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ सरकार ने प्रयास किया है। ये प्रयास आपके समय नहीं थे, कांग्रेस के समय नहीं थे, टेक्नोलॉजी उस समय भी आ रही थी, ये बात नहीं, समय के साथ आ रही थी, लेकिन इतना नहीं था। तो ये मेरा कहना चाह रहा हूँ कटारा जी, यदि आपको देखना है मुख्यमंत्री जी बड़ी हड़बड़ाहट करी, विधानसभा आए, कोई बात नहीं, जब विधानसभा चलती है तो वो बाई चांस ही आते हैं, वो कोई कारण होगा उनका, ठीक है, चलिए नहीं आते हैं, आज उन्होंने करी है, ठीक है। तो आप भी हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं और सभी हो रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि इस प्रकार की जो धमकियां दी जा रही है उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए, क्योंकि कोर्ट का भी समय खराब होता है, लोगों की लंबी है। तो किसी भी संगठित गिरोह का, एक और कह दूं, संगठित गिरोह का ठीक है प्रयास किया जा रहा है कि उनका मोटिव किस प्रकार से है, ठीक है, तो उनकी पहचान करके पूरे भारतवर्ष के अंदर ही इस प्रकार की आ रही है, तो उनको पहचाना भी जा रहा है। ठीक है। चलिए रीमा जी, मुझे मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। ये बातें तो सियासत की होती है, ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगा दिए जाते हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से। दिक्कत कहाँ आती है? ये जो हमारी जो जांच एजेंसी है, इनके सामने क्या दिक्कत आती है? चुनौतियां कैसी होती है? इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जैसे मैंने पहले भी कहा था, इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड की। जहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड है या फॉरेन का कोई आईपी एड्रेस आ गया, तो वहाँ पे एजेंसीज एटलीस्ट पुलिस लेवल पर रुक जाती है। तो इसी में उनको आगे जो फर्दर स्टेप्स हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास, आपके पास कोई वीपीएन है, आपके पास कोई आईपी एड्रेस है जो फॉरेन कंट्री का आया है, जो जब भी आप, जैसे अगर आपके पास कोई हॉटमेल से धमकी आई है, अगर हॉटमेल से आपको जो रिस्पांस मिलता है कि इस आईपी एड्रेस से ये लॉगिन हुआ था ईमेल आईडी, वो आईपी एड्रेस आप उस पर सर्च कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस कौन से वीपीएन का है, ये वो वीपीएन कौन सी कंट्री का है। अगर उस कंट्री के साथ आपकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है तो हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। अगर पुलिस अपने लेवल पे करेगी तो ये बहुत टाइम टेकिंग टास्क है, बट अगेन
इसको NIA जैसी एजेंसीज को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जहाँ पे इसका समाधान जल्दी मिलेगा आपको। और अगर नहीं है तो CBI ने एक बहुत अच्छा पोर्टल बनाया है, भारत पोल, उसकी अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? भारत पोल। भारत पोल, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जी, इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड वाले केसेस में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये पता लगाना VPN या दूसरी चीजों के बारे में, IP एड्रेस के बारे में, ये क्या एक बड़ी चुनौती हमारी पुलिस के सामने रहती है क्या मौजूदा दौर में? आपको कोई IP एड्रेस इंडिया का है या फॉरेन का है, ये पता करना, आप कोई भी इंटरनेट पे बहुत सारी ओपन सोर्स टूल्स हैं जो आपको बता देते हैं कि VPN का IP यूज हो रहा है या इंडियन IP है। तो इसमें नहीं दिक्कत आती। आपको होता है कि आप जनरली जो पुलिस अपने लेवल पे कर रही होती है वो VPN है, VPN की प्राइवेसी पॉलिसीज को बिना पढ़े उनकी जो भी सपोर्ट की ईमेल आईडी होगी वो उस पर अप्रोच कर देते हैं। अब वो सपोर्ट की, कस्टमर सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी है, वो लॉ एनफोर्समेंट को शायद जवाब नहीं दे। तो हमारा चैनल जो है, हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से केस को आगे लेके जा रहे हैं। तो हमें इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहिए कि अगर वहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं कि वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट के रिलेटेड कोई पोर्टल है उस VPN सर्विस प्रोवाइडर का, या वो प्राइवेसी कंट्रोल रखते हैं, नहीं रखते हैं तो हम कैसे अप्रोच करें, रखते हैं तो हम कैसे अप्रोच करें, हम भारत पोल को कैसे यूटिलाइज करें, अगर उस कंट्री से ट्रीटी है तो हम ट्रीटी के माध्यम से उसका कैसा यूटिलाइजेशन करें। ठीक है। नीम सिंह जी, रीमा जी ने कमियां भी बता दी, कुछ सुधार की चीज़ें भी बता दी कि ठीक है भारत पोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दूसरे कुछ चीज़ें भी है जिनको उपयोग किया जा सकता है। तो अब बेहतर करने के लिए पुलिस के सामने क्या चुनौतियां, पुलिस क्या और बेहतर कर सकती है इन चीज़ों को उपयोग करके? सर, पुलिस के पास में साइबर एक्सपर्ट है, जैसा मैडम कह रही हैं, तो उसको जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों को उपयोग करते हुए या उनकी जानकारी लेते हुए जो भी इंटरनेशनल IP एड्रेसेस या हमारे जो डोमेस्टिक IP एड्रेसेस है उनको जल्दी से जल्दी उनको ट्रेस करके उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने ये धमकी दी है या जिसने उस IP को यूज़ किया है। और जो भी एजेंसीज़ हैं जो ये IP एड्रेस उपलब्ध कराती है, तो जिस सोर्स से भी वो IP एड्रेस हासिल किए जा सकते हैं वो अधिक से अधिक यूज़ करके, जैसा पुलिस कर भी रही है, और करके उनको जल्दी ट्रेस करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अशोक जी, अब आगे जिस तरीके से मैं बार बार तारीखों का जिक्र कर रहा हूँ, आप राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर लीजिए। जैसा मैंने कहा कि आज से पहले 5 बार पहले भी मिल चुकी है धमकियाँ, 4 बार फरवरी में, 1 बार मार्च में। भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए आगे क्या किया जा सकता है आज की घटना से सबक लेके? देखो, जिस प्रकार से सैनी जी ने बताया कि आपका एक तालमेल होना चाहिए सेंट्रल एजेंसियों से, एक कानून में प्रावधान किया गया है और उनके पोर्टल पर प्रावधान किया गया है कि किसी प्रकार के कोई अपराध यदि साइबर से संबंधित आएंगे और उनमें एक दूसरे का आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हो रही है, जो एक तरह से प्लेटफार्म पर है, ऑनलाइन रूप से है। एक पहली बात। दूसरा कहा है कि कुछ जांच एजेंसियां हैं जिनके पास में ये पावर है कि वो इस IP एड्रेस को जो विदेशों में है उसको भी आपको ट्रेस कर सकती है। ठीक है। NI जैसी संगठन, आपने बताया कि ये जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था कुछ खास मकसद के लिए किया था, जो टेररिस्ट से संबंधित होते थे उनके लिए उनका इन्वेस्टिगेशन करना। इन्होंने बात बताई, ये सही बात है कि सरकार हर संभव ये प्रयास कर रही होगी किस प्रकार से किसी दूसरे देशों के साथ हमारी ट्रीटी है और ये पता पड़ रहा है कि कौन से देश से आ रहा है, उससे आ रहा है, तो वो प्रयास किए जा रहे हैं। उसका मैसूर के अंदर किया भी गया, उसको ट्रेस भी किया गया। और क्योंकि कोई मान लो किसी कोर्ट का कोई डेट बढ़ाने के लिए आगे तो नहीं कर रहा, किसी हॉस्पिटल के लिए तो नहीं कर रहा कोई स्पेशल रूप से, या किसी कॉलेज या स्कूलों के लिए तो नहीं कर रहा, या किसी औद्योगिक संस्थानों के लिए तो नहीं कर रहा, या किसके लिए कर रहा, वो उसका एक मोटिव देखा जाता है कि इसका मोटिव क्या है। उसकी भी एक जांच एजेंसियां उस पर भी जांच कर रही है कि क्या वो किस प्रकार से गिरोह बना करके और क्यों करें, कोई शरारती तत्व तो है या कोई दूसरा ऐसा तो नहीं है कि जो संगठित कोई गिरोह हो। चलिए ठीक है। भी एक राजेश जी, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने जो भी कमियां रही है, अब सुधार क्या किया जाए? एक सुधार की बात भी कर दीजिए, 30 सेकंड में बता दीजिए। देखिए, अभी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं दीपक जी, इन्होंने सारी बात बता दी। अभी अशोक जी जो बोल रहे थे उनसे बिल्कुल विपरीत इन्होंने सारी बात बताई है। किसी का भी एड्रेस तुरंत ढूंढ निकाला जा सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पूछ लीजिए दोबारा, सरकार को स्टाफ बढ़ाना चाहिए, कटारी दोबारा सरकार को अपनी पूछ लीजिए विदेश वाला कैसे हो सकता है, पूछ लीजिए आप। चाहिए ना कि भाषणों की रखनी चाहिए, स्टाफ बढ़ाइए, सारी चीज आपके पास में। ये तो चलो साइबर अपराध की बात हो गई। आप वैसे ही अपराध देख लीजिए, आप राजस्थान के अंदर और जयपुर के अंदर देख लीजिए, तरह तरह के अपराध आपके सामने आ रहे हैं, उस पर ही अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं ये
किस तरह के आप देखो विदेशी पर्यटकों के साथ में सर मैंने कहा था आज सुधार की बात कर लीजिए, ये लगातार धमकियां मिल रही है उस पर सुधार दे दीजिए। दीपक जी सुधार की बात बता रहे हैं आपको। आप क्या देसी अपराधों को दे लिए, विदेशी अपराध की तो बात में गई, देसी अपराध में इस्तेमाल कर रहे हो आप। पुलिस आपके पास में, सारा तंत्र आपके पास में है, यहाँ किससे पूछोगे आप? आपने देखा अभी कुछ 2 दिन पहले मालवीय नगर की घटना आई थी, तो गर्भवती महिला के साथ ऐसा हुआ, उसको 8 दिन तक दबाए रखा। चलिए ठीक है मेरे पास वक्त की कमी है। नेम सिंह जी, ले देकर सियासत के भीतर पुलिस को फिर से निशाना बना लिया जाता है, क्या पुलिस नहीं करना चाहती क्या ऐसी कार्रवाइयां? नहीं सर, पुलिस बिल्कुल करना चाहती है, पुलिस हमेशा करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसको सपोर्ट कर जाती है, पुलिस किसी को दबाना चाहती है। पुलिस हमेशा जब भी उसके पास में इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस तो दृढ़ता के साथ में उसमें कार्रवाई करती है। हम लोग आपस में डिबेट करते रहेंगे। चलिए ठीक है। रीमा जी आपकी भी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में। हमारे पास, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं, हमारे पास जो चैनल्स हैं, हमें उनको बेहतर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जो पुलिस एजेंसीज हैं उनका सेंट्रल एजेंसीज के साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उनसे हेल्प ले सके, बिकॉज ये लाइफ थ्रेट और नेशनल सिक्योरिटी वाला जो सिचुएशंस हैं ये बहुत क्रिटिकल होती हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो अब ये मजाक बन जाएगा कि अच्छा किस बच्चे को स्कूल से छुट्टी लेनी है, किसी ने भी मेल डाल दिया। अब ऐसे तो है नहीं कि वीपीएन्स अवेलेबल नहीं है, सबके लिए ही होते हैं। तो ये वो ट्रस्ट रहे और वो ये रुके कि अच्छा इसके लिए कुछ होगा। और हमारे आईटी एक्ट जो हैं वो लास्ट अमेंडमेंट उसके अंदर 2008 में आया था, उसके बाद से अभी तक उसमें अमेंडमेंट्स ही नहीं है। तो हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग लॉज ही नहीं है, तो कुछ चेंजेस तो उसमें भी होने चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों हमारे साथ जुड़े, अशोक सिंह जी, साथ ही नेम सिंह चौहान जी, रीमा सैनी जी और राजेश कटारा जी चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए लगातार धमकियों पर धमकियां मिलने का सिलसिला चल रहा है और ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सब लोगों के अपने दावे हैं और सभी लोगों का कहना है कि पूरी जो चुनौतियां उन पर पार पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।